हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल एवं अन्य हिंदी माध्यम बोर्डों के लिए हमारा इस वर्ष का जो लास्ट टॉपिक है बैच नंबर 1 का, वो बस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखिए परमाणु पढ़ाया। आपको क्या पढ़ाया जी? परमाणु पढ़ाया। और परमाणु में मैंने आपको बताया कि परमाणु जो होता है, परमाणु जो हुआ करता है, परमाणु का अधिकतम जो आकार होता है वो अधिकतम जो जगह होता है खाली हुआ करता है। कितना हुआ करता है? खाली। अब मैंने इसके बाद मैंने आपको बताया था कि परमाणु का जो साइज होता है, जो त्रिज्या होती है, वो 10 की पावर -10 मीटर के हिसाब से होती है। और ये भाई नाभिक का जो साइज होता है 10 की पावर कितना -15 मीटर, मतलब इससे भी 1 लाख गुना कम। ये 10 की पावर -15 है भाई साहब, है ना। इसमें 5 जीरो लगे हुए हैं। कितने जीरो हैं? 5 जीरो। तो इसके अपॉन में 5 जीरो हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था कि जो भैया जो एटम की त्रिज्या होती है, जो एटम की परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10 की पावर -10 मीटर होती है, और जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10 की पावर -15 मीटर होती है। मतलब कितना? 1 लाख गुना कम। 1 लाख गुना, 1 लाख गुना कम, बहुत कम होता है, ठीक है ना। और हमने ये बताया कि परमाणु का जो अधिकतम अधिकांश क्षेत्र होता है वो क्या होता है? खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। इसको रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था कि जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करी थी तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल, ये वाले इधर वाले सब के सब बिना किसी प्रभाव के क्या हो गए थे? सीधे सीधे निकल गए थे। केवल जो नाभिक के पास में थे वो हल्का फुल्का प्रकीर्णित हुए थे, और 1 लाख में से 1 कण कोई वापस आया था। उससे पुष्टि हुई थी कि बीच में कोई सख्त धनावेश उपस्थित है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था न्यूक्लियस के बारे में कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है, संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश एक बिंदु पर केंद्रित होता है। उस स्थिति को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अगर ये पूरा कमरा एटम है, ये पूरा का क्या कमरा क्या है? एटम। और इस कमरे में मैं एक सुई रख दूं और उस सुई की नोक को देखूं तो उतना नाभिक है। ये पूरा कमरा यदि एक एटम है और इस कमरे में यदि सुई रख दूं और उस सुई की नोक को देखूं तो वो क्या है? नाभिक है, ठीक है जी। चलिए तो अब बात करते हैं कुछ कणों के बारे में। अरे भाई, नाभिक की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का तो कंसेप्ट ही नहीं आया। इलेक्ट्रॉन तो कण है, उसकी त्रिज्या तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में अंदर गए ही नहीं पाए हैं। जब अंदर जा ही नहीं पाए तो उसकी त्रिज्या कौन फाइंड करेगा? इलेक्ट्रॉन का केवल द्रव्यमान पता है, उसकी त्रिज्या त्रिज्या पता अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में बच्चों। अभी धीरे धीरे हम मूल कणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रोटॉन क्या होता है, ठीक ना। प्रोटॉन क्या हुआ करता है? देखिए आपके न्यूक्लियस के अंदर जो मूल धनावेश बैठा होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मूल धनावेश बैठा हुआ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन को सरल भाषा में यदि देखा जाए तो प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? 1H1। क्या होता है? 1H1, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन है। क्या है? एक प्रोटॉन है। इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है ना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। ये जो होता है ना, आप इसको समझते हैं, ये इसका क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या है बेटा? परमाणु क्रमांक है ये, ठीक है ना। इसको अपन शो करते हैं जेड से। किससे शो करते हैं? जेड से। और ये बेटा भार नहीं है, ये है भार क्रमांक। ये होता है मास नंबर। क्या होता है बेटा? मास नंबर, यानी कि परमाणु भार क्रमांक। ये भार क्रमांक है। हाँ, इसको लोग बोल देते हैं भले ही भार में, बट ये भार क्रमांक है। अभी मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा डीप में कि इसमें फ़र्क क्या है, भार क्रमांक में और एक्चुअल भार में फ़र्क क्या है, ठीक है ना जी। तो ये क्या बताता है भार क्रमांक? ये भार क्रमांक बताता है कि किसी परमाणु के अंदर कितने न्यूक्लियॉन, क्या बोलता हूं मैं? न्यूक्लियन। नाभिक के अंदर कितने मात्रा में कण, गिनती में कितने कण प्रेजेंट हैं। तो यहां पर गिनती में कितने कण हैं? 1। कितने कण हैं? 1। तो इसके पास मैं बोलूंगा प्रोटॉन कितने हैं? 1 प्रोटॉन है इसके पास में, 1, ठीक ना। नाभ इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया नाभिक के। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा? 0, है ना। ये दोनों को मिलाकर के बच्चों हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। इसको हिंदी में भी न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और टोटल
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, जो योग होता है, उसको बोलते हैं ए, यानी कि ये जो ऊपर जो आता है ए यानी कि भार क्रमांक। क्या बोलते हैं? भार क्रमांक। तो यहां पर कितना आया है? 1। समझ में आया? तो हाइड्रोजन का नाभिक जो होता है, हाइड्रोजन के नाभिक की यदि बात की जाए तो हाइड्रोजन के नाभिक में केवल और केवल क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन के नाभिक को ही क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन बोलते हैं। आई बात समझ में जी? कोई दिक्कत? हाँ जी, ये मैंने आपको बताया साथ ही साथ कि जो संपूर्ण धनावेश होता है और जो पूरा द्रव्यमान होता है वो किस पर माना जाता है? केंद्रित नाभिक पर। और नाभिक के अंदर भाई दो ही चीज होती हैं अधिक से अधिक, या तो कुछ न्यूट्रॉन या तो कुछ प्रोटॉन। मतलब नाभिक का जो द्रव्यमान होगा, या ये कह लो मोटे तौर पे परमाणु का द्रव्यमान जो होगा, यदि मैं कहूँगा यदि अभी आपने देखा ए बराबर, क्या देखा आपने? ए बराबर, ए यानी कि भार क्रमांक, ए यानी कि भार क्रमांक, मतलब किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, जितने न्यूट्रॉन है उतने और प्रोटॉन है उनको जोड़ करके आप क्या देते थे? भार क्रमांक। क्या देते हैं? भार क्रमांक। इस चीज को बार बार मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि परमाणु भार अलग है और परमाणु भार क्रमांक अलग है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि एक प्रोटॉन का भार कितना होता है। देखिए बेटा, एक प्रोटॉन का भार होता है 1 AMU। क्या बोलते हैं? 1 AMU। इसको बोलते हैं एक परमाणु भार इकाई। क्या बोलते हैं इसको? एक परमाणु भार इकाई। तो इसी को 1 AMU को इसको 1 इकाई भी बोलते हैं, डायरेक्टली एक इकाई भी बोला करते हैं। और इसका जो द्रव्यमान हुआ करता है वो इसका जो आपका द्रव्यमान है प्रोटॉन का, लिख लीजिए 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये देखिए, ये परमाणु इसका भार है, सॉरी, एक AMU का, प्रोटॉन का 1 AMU इक्वल टू 1 यूनिट, 1 AMU इक्वल टू 1 यूनिट, that is equals to 1.6726 into 10 की पावर -27 किलोग्राम। 1 AMU इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 1.6726 into 10 की पावर -27 किलोग्राम। और एक MU को ही हम एक इकाई बोलते हैं। एक MU को ही हम क्या बोलते हैं? एक इकाई। क्यों बोलते हैं भाई एक इकाई? घर में जो बनता है बोलते हैं कितनी ईंट लगी है? 50,000 ईंट लगी हैं इसमें घर में। तो एक ईंट से शुरुआत हुई ना, उस ईंट के ऊपर एक ईंट, है ना। अब जितने, मान लो किसी के अंदर 5 प्रोटॉन आने वाले हैं। कितने प्रोटॉन? 5 प्रोटॉन। तो एक AMU करके कितने AMU बनेंगे? 5 AMU। कितने AMU बनेंगे? 5 AMU। ये मैं केवल प्रोटॉन की बात बोल रहा हूं। अब न्यूट्रॉन भी आएगा तो उसको भी हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। न्यूट्रॉन आएगा तो उसको भी हम जोड़ेंगे। तो ये हो गया बेटा एक AMU इक्वल टू 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, या इसी को बोलते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये किसका भार मैंने आपको बता दिया बच्चों? हाइड्रोजन का, प्रोटॉन का है ये। हाइड्रोजन में बस इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा भार जुड़ जाएगा, है ना। अगर आप प्योर भार की बात करो तो हाइड्रोजन की यदि बात करेंगे, ये मैंने केवल प्रोटॉन का बताया है। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और साथ में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन भी ऐड होगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा, मगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना नेग्लेजिबल है भाई साहब, 10 की पावर -31 किलोग्राम, बिल्कुल ना के बराबर है। समझ गए? तो उसको अपन नगण्य मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और केवल मास ऑफ प्रोटॉन को ही हम लेकर के चलते हैं। ठीक है जी। आ जाइए, अब हम बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी लगभग ये क्या था? ये था मास ऑफ प्रोटॉन था, ये MP। अब मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं बेटा, ये भी ऑलमोस्ट लगभग 1 AMU के बराबर है। इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि आप इसको सिग्निफाई कर सको, इसलिए इसको भी अपन ने 1 AMU ही ले लिया है। मतलब इसको भी लगभग ऑलमोस्ट मैं 1 यूनिट मान सकता हूं, ये भी एक इकाई मान सकता हूं। और इसका द्रव्यमान लिख लीजिए कितना है। इसका द्रव्यमान है 1.674 ठीक है ना। वो क्या था? 672 था और ये है 1.674 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो आप देखिए शुरुआती 2 डिजिट दोनों के बराबर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल अबाउट मास ऑफ
प्रोटॉन, मतलब कि दोनों के जो द्रव्यमान हैं इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के, वो दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंबल लिखेंगे प्रोटॉन का। प्रोटॉन का सिंबल होता है 1H1, प्रोटॉन का सिंबल होता है 1H1। बेटा ये क्या होता है, Z, और ये क्या होता है, A। Z का नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। समझ में, न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस के अंदर बैठने वाले कण। अब भैया प्रोटॉन को हिंदी में भी प्रा में ओ की मात्रा प्रोटॉन ही बोलेंगे, और न्यूक्लियन को भी क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन ही बोलेंगे। संख्या बस कर लीजिए उसमें, संख्या ऑफ प्रोटॉन, संख्या ऑफ न्यूक्लियन, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। जी हाँ, ये कहलाता है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। परमाणु भार क्रमांक, ये परमाणु भार नहीं है, याद रखिएगा, ये परमाणु भार क्रमांक है, जो बताता है कि कितने नाभिक के अंदर कितने कण मौजूद हैं, कण के नाम पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी, ये रफ कर दें। न्यूक्लियन, वही नाभिक के अंदर के कण को न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन यानी नाभिक, न्यूक्लियन, न्यूक्लियस यानी नाभिक, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, और नाभिक के जो रहने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन में केवल दो ही प्रकार के कण हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। देखो एग्जाम्पल में समझाता हूं, अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा हीलियम का, ठीक है ना बेटा, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, हीलियम का। बेटा हीलियम का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हम हीलियम को प्रस्तुत करते हैं, वो है 2He4। क्या है बेटा, 2He4 है ना। अब आप देखिए, आपकी आदत बना दी गई कि आप इसको इलेक्ट्रॉन ही देखते हैं हमेशा। आप क्या देखते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन। उस आदत को बदलिए बेटा, ये जो लिखा होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब हीलियम के अंदर, नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं। हाँ, अब देखो भैया, ये क्या है, ये होता है ए, ये क्या होता है ए, ये होता है जेड, ये क्या होता है जेड, मतलब प्रोटॉन की संख्या, और ए मतलब न्यूक्लियन की संख्या। ए मतलब किसकी संख्या, वो लिखा ऊपर लिखा हुआ है ए बराबर न्यूक्लियन। अब न्यूक्लियन में प्रोटॉन के अलावा क्या आता है, न्यूट्रॉन भी आता है। मतलब ए बराबर हो गया प्रोटॉन प्लस क्या, न्यूट्रॉन। और ए की संख्या कितनी दी गई है, 4। प्रोटॉन कितने हैं, 2। तो बराबर करने के लिए बताओ न्यूट्रॉन भी कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। समझ में आया ना, तो 2 न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा, इसका सिंबल तो लिख दिया था भाई, प्रोटॉन का सिंबल कितना होता है 1H1, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है 0N1, 0N1। अब आप कहेंगे ये 1H1 क्या है बेटा, ये 1 होता है आवेश। क्या होता है, आवेश। इसमें एकांक आवेश होता है, बोलो हाँ। हाइड्रोजन इसका नाम है, हाइड्रोजन का नाभिक बनता है, और एक इसका क्या हो गया, भार। क्या हो गया, परमाणु भार क्रमांक। ये देखो न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, 0 है, N है, और द्रव्यमान कितना, 1 इकाई। द्रव्यमान कितना, 1 इकाई। देखो हाइड्रोजन के नाभिक को ही प्रोटॉन कहते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और ये तो खुद का अलग से समझाया। जैसे आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कैसे लिखेंगे, -1E0। लो भैया, ये भी लिख लो, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलो कितना, सिंबल क्या, द्रव्यमान कितना, 0 इकाई। 0 क्या, इकाई। इकाई भी जरूर बोल दिया करिए, उससे फायदा होता भी। प्रोटॉन नहीं ले सकते हैं, अब वो स्टैंडर्ड चल गया है, वो H का ही नाभिक नाम ही बन गया। हाइड्रोजन के नाभिक को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ही बोलते हैं। केमिस्ट्री में भी खेलते होंगे, तो प्रोटॉन को H+ तो लिखते हो, कोई अलग से नाम बनाया क्या उसके लिए, नहीं बनाया ना। क्या लिखते हो, बोलो, प्रोटॉन को क्या लिखते हो, प्रोटॉन को, अरे भूल गए यार, कैसी बात करते हो। HCl- को जब डिसॉल्व करते हो तो H+ और Cl- यार, चलो ठीक है ना। ठीक है, लो नोट करो इसको भाई, जितना मैंने बताया आपको, ये 3 प्रकार के सिंबल नोट करिए। तो मेरे कहने का मतलब है, हीलियम नाभिक की अगर मैं बात करूं, तो जिसका कुल द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4। द्रव्यमान संख्या 4। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 2। और इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे, 2। ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं इसका परमाणु भार। अब मैं क्या लिखता हूं, परमाणु भार। देखना अब समझ में आएगा तुमको ये पूरा फंडा कि ये क्या हो गया रहा है, परमाणु भार। भाई परमाणु भार में अब इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन के भार को मानो। मैंने क्या ना
कि पूरा का पूरा भार कहाँ पे धरा होता है, नाभिक में। पूरा का पूरा भार कहाँ पे धरा होता है, मतलब जो नाभिक का भार है वही परमाणु भार है। आइए देखते हैं, तो परमाणु के अंदर दो प्रकार के यहाँ पर कण मौजूद हैं, एक है अपने पास में प्रोटॉन और एक पास है न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार बराबर प्रोटॉन का भार प्लस क्या, न्यूट्रॉन का भार। हाँ, प्रोटॉन कितने हैं, 2। एक प्रोटॉन का भार कितना है, 1 इकाई है कि नहीं है, तो यहां पर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इकाई होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। और इसके एक न्यूट्रॉन का भार कितनी इकाई है, 1 इकाई, वही 1.674। तो एक न्यूट्रॉन, यहां पर कितने न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन, तो 2 न्यूट्रॉन का भार आ गया। चलो भाई साहब पुट कर दूं मैं, तो 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर कितना, -27 प्लस 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, हाँ किलोग्राम। 2 प्लस 2 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। आई बात समझ में ना, मतलब लॉजिकली आपने किया क्या, लॉजिकली आपने ये किया कि आपके पास 2He4 था, आपने ये द्रव्यमान संख्या थी, ये क्या था, द्रव्यमान संख्या। और यदि इसके भार की बात की जाए, द्रव्यमान संख्या 4 है, मगर यदि भार किया जाए बात, तो द्रव्यमान भार क्या है, 4 इकाई। क्या है, 4, ये बैठा है 4 और ये बैठी है इकाई। आई बात समझ में ना। तो द्रव्यमान संख्या को द्रव्यमान भार में बदलने के लिए, सही उसके भार में बदलने के लिए क्या करोगे, इसका गुणा कर दोगे, इसका क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। नोट कर लो भाई साहब। तो लॉजिकली क्या बन गया, परमाणु भार बराबर परमाणु भार बराबर प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार। या इसको और ज़्यादा ऐसी अच्छे से लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं हम, मास यानी कि ए, मास ऑफ ए, ठीक ना। इसको कैसे लिखेंगे, एटॉमिक मास ना। परमाणु भार हिंदी में ही चलने दो। परमाणु भार बराबर, हाँ जी, क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि N मल्टीप्लाई बाई 1 यूनिट, या ये कह लो A, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, A, मल्टीप्लाई बाई 1 इकाई का द्रव्यमान। ठीक है ना, 1 इकाई का द्रव्यमान। 1 इकाई के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU, 1 AMU, परमाणुवीय भार इकाई। क्या कहलाती है, परमाणुवीय भार इकाई। नोट करिए इसको अच्छे से। परमाणुवीय भार इकाई। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट हो गया। द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान का अंतर मत भूलिएगा। एग्जाम्पल में पूछूंगा, हाँ मिश्रा जी बताइए कि कार्बन, सामान्य कार्बन, समझ गए जी, कार्बन के कई रूप होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के भी कई रूप होते हैं। हाइड्रोजन के कई रूप हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। जब तक कुछ कहा ना जाए, कोई विशेष चीज ना बोली जाए, तो आप सामान्य वाला लिया करिए। क्या होता है, 1H1, जो आपकी टेबल में लिखा होता है, जो आपके उसमें लिखा हुआ होता है बुक में, केमिस्ट्री की टेबल में, वो सामान्य वाले हुआ करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल कार्बन की बात कर रहा हूं। तो कार्बन के बारे में आपको पता होगा, कार्बन परमाणु 6C12, 6C12। मुझे बताइए इसका जो है परमाणु भार क्रमांक क्या है। हाँ, परमाणु भार क्रमांक कितना है, 12। और मैं बोलूंगा इसका परमाणु भार कितना है, 12 इकाई। बिल्कुल सही, 12 इकाई। क्या है भाई, 12 इकाई। परमाणु भार क्रमांक है 12, मतलब इसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियानों की संख्या कितनी है, 12। न्यूक्लियानों की संख्या कितनी है, 12, क्योंकि बेटा ये Z है और ये क्या है, A है। और A बराबर होता है कितना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। बोलो जी यस और नो। प्रोटॉन की संख्या यहां पर कितनी है, 6। प्रोटॉन कितने हैं, 6। Z ही तो प्रोटॉन होता है। हाँ, तो न्यूट्रॉन कितने होने पड़ेंगे भाई साहब, 6, तभी तो 12 होगा। बोलो ऐसा नो, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन यहाँ पर। अब मैं बोलूंगा इसका भार कितना है, तो इसका भार आएगा 12 इकाई। परमाणु भार इक्वल टू कितना, 12 इकाई। और यदि इसको आपको किलोग्राम में बदलना है, तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर कितना,
27 किलोग्राम। बोलो अच्छे से क्लियर हो गया भार का कंसेप्ट। मेन यही था कि परमाणु भार और परमाणु भार क्रमांक अच्छे से आप समझ लें, ठीक है जी। और ये समझ जाएं कि किस प्रकार से अंदर न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का भार कोई नगण्य होता है, उसको हमको इग्नोर कर देना है, ठीक है जी। चलिए अगला हेडिंग डालिए, नाभिक के प्रकार। ठीक है ना, नाभिक के प्रकार। अब हम आपको नाभिक के अलग अलग प्रकार बता रहे हैं। नाभिक के लिखिए प्रकार में पहला लिखिए, पहला होता है समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक नाम से ही स्पष्ट है, समान स्थानिक है ना भैया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा, क्या हो रहा, समान स्थानिक। मतलब जिनको केमिस्ट्री की टेबल में समान स्थान दिया जा सके, जिनको केमिस्ट्री की टेबल में समान स्थान दिया जा सके, पहले समझ लो फिर लिखना। तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। अब इसमें चाहे आप 1H1 ले लो, चाहे 1H2 ले लो, चाहे आप 1H3 ले लो। तीनों में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 1। इसमें कितने, इसमें भी कितने, 1। ठीक है जी भाई साहब। तो मगर देखिए फर्क क्या आ रहा है, इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है, मगर इसमें कुल न्यूक्लियॉन कितना है बेटा, मतलब प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन। इसमें कुल न्यूक्लियॉन कितना है बेटा, मतलब प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन भी कितना, और इसमें कुल न्यूक्लियॉन कितना है, 3, मतलब प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2। आ रहा समझ में। मतलब सबसे ज्यादा भारी हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये वाला। सबसे ज्यादा हैवी नाभिक इसका होगा, उससे कम नाभिक इसका होगा, और उससे कम नाभिक इसका होगा। आई बात समझ में ना। तो जो भार, इनके नाम अलग अलग कर दिए गए हैं। पहले वाले का नाम ये कहलाता है प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, प्रोटियम। ये कहलाता है ड्यूटीरियम। ये क्या कहलाता है, ड्यूटीरियम। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के अंदर इसका भंडार है, ड्यूटीरियम का, सन के अंदर इसका भंडार है। और ये कहलाता है बेटा ट्रीटियम। क्या कहलाता है ये, ट्रीटियम। समझ में आया। तो ये देखिए ये अगर जो हैं अपने, ये सब के सब समान स्थान में आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए, क्योंकि इन सब का परमाणु क्रमांक क्या है, 1, मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या है, 1। तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु, समझ गए ना, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। समझ रहे हैं जी, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, है ना। ऐसे परमाणुओं को, ऐसे नाभिकों को बोलते हैं एक दूसरे का समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। लिखिए परिभाषा लिखिए समस्थानिक की, पहले फिर उदाहरण लिखिएगा। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं।
तो देख लीजिए यहाँ पे 1h1 1h2 1h3 में तीनों में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 1 1 1। प्रोटॉनों की संख्या है 1 1 1। तो इसमें भी प्रोटॉन 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 है 1 1 और 1। और न्यूट्रॉन इसमें कितना है 0, इसमें कितना 1 और इसमें कितना 2। लिख लीजिए। तो प्रोटॉनों की संख्या 1 1 1 और ये क्लियर है, नोट करो। नहीं, भार क्रमांक तो दोनों से मिलकर के बनेगा ना, या एक कह लीजिए कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। बात वही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होने के बाद प्रोटॉन समान हो गए, अब परमाणु भार अलग अलग हो रहे हैं, मतलब कौन बदल रहा होगा, न्यूट्रॉन बदल रहा होगा। तो ये भी लिख सकते हैं आपकी जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए लिख लिया इसको, और एग्जाम्पल बताता हूं, देखिए जी जी हाँ, हाइड्रोजन परमाणु के 3 प्रकार हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 3 प्रकार हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं हाइड्रोजन के 3 प्रकार के परमाणु आते हैं। हाइड्रोजन के कितने प्रकार के परमाणु हैं, 3 प्रकार के। और हाइड्रोजन के परमाणु 3 प्रकार के क्यों हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का नाभिक कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। समझ में आया जी। तो हाइड्रोजन के कितने प्रकार के नाभिक उपलब्ध हैं, 3 प्रकार के। समझ गए ना। तो ये तीनों परमाणु भी आपस में एक दूसरे के समस्थानिक हैं, और या ये कह लीजिए इनके नाभिक में आपस में भी क्या होंगे, समस्थानिक। समझ में आ गया ना, इनको बोलते हैं अपन समस्थानिक। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए क्लोरीन देखते हैं बेटा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है, 17। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक उपलब्ध हैं, एक होता है 17Cl35 और एक होता है 17Cl37। समझ गए ना, एक 35 होता है और एक 37 होता है। आपकी बुक में आपको ये वाला मिलेगा, है ना, बल्कि दोनों नहीं मिलेंगे। आप यदि गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा 17Cl35.5, ये मिलेगा आपकी बुक में। अब आप कहेंगे सर परमाणु भार क्रमांक दशमलव में कैसे आ गया, परमाणु भार क्रमांक दशमलव में कैसे आ गया, है ना भैया। क्योंकि सर वो दशमलव में तो होना चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि सर न्यूक्लियॉन आपने कहा था कि ये होती है न्यूक्लियॉनों की संख्या। न्यूक्लियॉनों की संख्या मतलब 35.5 बराबर होगा न्यूट्रॉन प्लस क्या, प्रोटॉन। अब ऐसा हो गया सर, मतलब कि सर यदि आपके हिसाब से एक को होना था 16.5 और एक को होना था 16, यानी 17 17 34 है ना, मतलब 18 8 7 15, मतलब एक को होना था वो 18 और एक को होना था कितना, 17.5। मतलब वाह सर, प्रोटॉन तोड़ दिया आपने, आधा प्रोटॉन हो गया, है ना। बट ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अब हम उसका कंसेप्ट बताते हैं कि बेटा जो आपको मिलता है फाइनली, जो भार मिलता है फाइनली लिख करके, उसके पीछे एक वजह है, उसके पीछे एक वजह है। जो नेट भार जो आता है, जो चलता है ना, वो आता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मतलब भिन्नात्मक एटॉमिक मास से उसको सॉल्व करके बनाया जाता है। वो उपलब्धता के हिसाब से तय होता है कि उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो अभी अब देखेंगे अपन, अभी पहले इंट्रोडक्शन में रहिए इसके, फिर अपन वो भी देखेंगे। तो 17Cl35 17Cl37, यहां पर 2 समस्थानिक मिल रहे हैं। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं प्रोटॉन की। बोलिए इसमें कितने प्रोटॉन, इसमें कितने। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, बोलो इसमें कितने और इसमें कितने, 20। ठीक है ना। तो ज़्यादा हैवी ये वाला नाभिक होगा, इसका जो नाभिक होगा वो ज़्यादा हैवी होगा। आइए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने प्रकार का मिलता है, देखिए ऑक्सीजन आपको मिलता है 3 प्रकार का, 8O16 8O17 और 8O19। समझ गए ना, 8O16 8O16 17 18 है बेटा, सॉरी 8O16 8O17 और 8O18। ठीक है ना। यहां पर देखिए तीनों में यदि मैं प्रोटॉन की बात करूं कितना है, 8 8 और 8। न्यूट्रॉन की बात करूं इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, 10। ठीक है जी। अब आइए निकालते हैं कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, मतलब एक्चुअली जो हम लोग मास लिखते हैं, जो हम द्रव्यमान लिखते हैं, वो हम कैसे लिखते हैं। 35.5 क्यों आ गया, वो हम लिखते हैं क्योंकि उनके संभारिकों की उपलब्धता के कारण। संभारिक किस मात्रा में उपलब्ध हैं, किस मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14 में जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 मान लीजिए जो है वो उपलब्ध है 95% मात्रा में। कितने मात्रा में, 95% में। समझ रहे हैं कितनी मात्रा में उपलब्ध है,
95, या और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, मान लो 99.5%। कितना उपलब्ध है? 0.5। कार्बन 12 और कार्बन 14 जो उपलब्ध है वो उपलब्ध है 0.005, 0.05। तो बताइए कार्बन 14 की उपलब्धता बहुत कम है कि नहीं है? कार्बन 14 की उपलब्धता बहुत कम है ना। तो जो द्रव्यमान तय होगा उसमें किसका शेयर ज्यादा होगा, कार्बन 12 वाले का कि कार्बन 14 वाले का? 12 वाले का, क्योंकि 12 की उपलब्धता क्या है? ज्यादा है। एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे दो द्रव्यमान आपके पास हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 की उपलब्धता आपके पास है 99.5, 99.5%, और कार्बन 14 की उपलब्धता की मात्रा कितना है? 0.05। नहीं, 95 नहीं बोला हूं, और कम बोला हूं, यस और नो। तो यदि शेयर देखा जाए उनके दोनों के द्रव्यमान में, आपने कहीं से 1 किलो कार्बन निकाला, क्या निकाला? 1 किलो कार्बन। 1 किलो कार्बन निकाला है, मतलब 995 ग्राम नहीं, 999.5 ग्राम, 999 क्योंकि भैया 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, मैथ लगाओ। 999.5 ग्राम निकलेगा कार्बन 12, और 0.05 ग्राम क्या निकलेगा? कार्बन 14। अब बताइए अगर इसका द्रव्यमान तोला जाएगा तो किसका शेयर ज्यादा होगा, 12 वाले का कि 14 वाले का? 12 वाले का। तो उसके आधार पे फ्रैक्शन यानी भिन्नात्मक रूप से द्रव्यमान निकाला जाता है। लिखिए, हेडिंग डालिए, औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार। नाभिक के प्रकार में पहला मैंने पढ़ा दिया, समस्थानिक अभी आएगा, मगर समस्थानिक का उपयोग करके क्या निकाला जाता है? परमाणु भार। तो पहले परमाणु भार का भी कंसेप्ट समझ लो, फिर अलग प्रकार के नाभिक देखते हैं, समझ गए ना। तो हेडिंग डालिए, औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार। देखिए भाई साहब, मान लीजिए आपके पास कोई परमाणु है, कोई परमाणु के आपके पास में 2 समस्थानिक या 3 समस्थानिक लिख रहे हैं। कितने समस्थानिक? 2 या 3? यस, ठीक है ना। इस समस्थानिक की जो प्राप्ति है वो x% है। कितने परसेंट है? x%, या n1% ले लो, n1%, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले बदलोगे किसमें? भिन्न में। किसमें बदलोगे? कैसे बदलोगे? n1/100, n1/100, ठीक है ना। इसका खुद का द्रव्यमान है A1। कितना द्रव्यमान है? A1। देखो भाई, जानते होगे Z, बोलो यस। Z है इसका परमाणु नाभिक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, हाँ जो, अरे जो भी है, प्रोटॉन। ये X मान लो इसका सिंबल है, मान लो ऊपर क्या आ गया बेटा? N1। क्या आ गया? N1। मतलब इसका खुद का, जैसे वही 6C12, 6C14, तो ये कितना हो गया इसका? N1। क्या हो गया इसका? N1। मैंने दे दिया A1, ले लो A1, थोड़ा N1 बोल दिया, सॉरी बेटा, A1। दूसरा देख लो भैया, दूसरा ये तो Z ही रहेगा, क्योंकि ये भी 6 है, ये भी क्या है भाई? समस्थानिक पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो Z ही रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा? X। बट ये नया वाला रहेगा, भारी वाला रहेगा, मान लो कितना है? A2। और इसकी जो परसेंटेज है वो कितने परसेंट है? N2% है, N2% है। तो रूल देखो भाई साहब, रूल कहता है N1, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। क्या बदल दो? फ्रैक्शन। समझ में आ गया? इसका नाम मैं F1 दे दूं, चल जाएगा। फ्रैक्शन का नाम क्या दे दिया मैंने? F1। अब ये N2% है बेटा, तो N2% का फ्रैक्शन बदलेगा N2/F2। इसका क्या नाम दे दिया मैंने? F2। तो बेटा इसका जो एवरेज भार निकलेगा, औसत परमाणु भार, कैसे निकलेगा मालूम? हाँ देखो, इसका फ्रैक्शन है F1, एक्चुअल द्रव्यमान कितना था? A1। तो क्या लिखेंगे? A1 इंटू प्लस A2 इंटू प्लस A3 इंटू, अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। जैसे आपने हाइड्रोजन का देखा, A1 F1 प्लस A2 F2 प्लस A3 F3, इस तरीके से इसका अपन ने सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया ना? तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो A1 क्या है? A1 है प्रथम प्रकार के समस्थानिक का परमाणु भार, है ना, भार क्रमांक। A2 द्वितीय प्रकार के समस्थानिक का परमाणु भार क्रमांक, ठीक है ना। F1 क्या है? प्रथम प्रकार के समस्थानिक का, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई साहब? हाँ, अनुपात, ठीक है ना, फ्रैक्शन। भिन्न बोल सकते हैं, प्रथम प्रकार के परमाणु की भिन्न, और ये द्वितीय प्रकार के परमाणु का भिन्न। नोट करिए इसको अच्छे से, फिर करवाता हूं इस पर एक न्यूमेरिकल।
फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, पहले प्रकार के समस्थानिक का भिन्न दूसरे प्रकार के समस्थानिक का भिन्न F2, डन, लिख लिया? लिखिए, अब अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, क्लोरीन परमाणु के किसी दिए गए नमूने में सैंपल, क्लोरीन परमाणु के किसी दिए गए नमूने में, भाई क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन परमाणु के किसी दिए गए नमूने में 17Cl35 17Cl37। लिखिए, क्लोरीन परमाणु के किसी दिए गए नमूने में, अब डायरेक्टली क्या लिखते हैं मालूम, ऐसे लोग लिखते हैं Cl35 की उपलब्धता, Cl35 की उपलब्धता। अब खुद दिमाग लगाओ कि भैया 17Cl होता है, मतलब ये इसका क्या दिया है, परमाणु क्रमांक का भार क्रमांक दिया है। क्या दिया है? भार क्रमांक, परमाणु भार क्रमांक। Cl35 की उपलब्धता 75%, 75% तथा Cl37 की उपलब्धता, Cl37 की उपलब्धता 17 अपने काम का भी नहीं है ना भाई, 17 अपने काम का भी नहीं है। Cl37 की उपलब्धता कितने प्रतिशत है? 25, दो ही तो हैं, 25% है। 25% है। तो क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, फीलिंग पकड़ो बेटा, क्या है भाई साहब, ये अपने पास दोनों एक ही एटम है, दोनों क्लोरीन एटम है, दोनों के जेड सेम है कि ना जी? दोनों के परमाणुओं में जो है प्रोटॉनों की संख्या क्या है? सेम है। बस इसमें फर्क है बेटा, देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? 18, और इस वाले में प्रोटॉन कितने हैं? 17, और इस वाले में न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। मगर दोनों की उपलब्धता अलग अलग है। इस वाले की उपलब्धता कितने % है? मतलब जो भी आप नमूना खुदाई करके लेके आओगे उसमें इसकी उपलब्धता 75% है, और इसकी उपलब्धता कितने % है? अब दोनों का शेयर तय करना है कि हम जो क्लोरीन परमाणु रखेंगे अपने उसमें पीरियोडिक टेबल में, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक इक्वल टू N1F1 प्लस N2F2। तो भैया परसेंटेज नहीं लेना, भिन्न लेनी है। क्या लेनी है? भिन्न लेनी है ना। A1F1 प्लस A2F2। भैया A1 कितना बताओ? 35। हाँ, अब 35 परमाणु भर वाली की उपलब्धता कितनी है? 75। तो 75% को फ्रैक्शन में बदलोगे, भिन्न में क्या होगा? 75/100। यस, आया समझ में? फिर A2 मतलब कितना भाई साहब? 37। 37 की उपलब्धता कितने % है? 25 इंटू 25/100। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना जी। 75 5 से काटो, 25 थी 75, और 25 चौके 100, और ये 25 से कम 25, 25 चौके 100, मतलब 3/4 और 1/4। तो भाई मैं 1/4 कॉमन ले लूं, इधर बचा 35 गुणे 3, और इधर बचा 37 गुणे 1 यानी कि 37। 1/4, 35 गुणे 3, 3 5 15 है ना, हासिल आ गई 1, 3 3 9 और 1 कितना? 10, प्लस कितना? 37। चलो सॉल्व करते हैं। 1/4, 7 और 5 12 की 2, कैरी आई 1, 3 और 1 कितना? 4 और 142। ठीक है जी। अब 142 में मैं 4 का भाग देता हूं, 142 में मैं 4 का भाग देता हूं, और मेरा औसत देखता हूं भाई। 142 भागे 4, चलिए 4 तिया 12, इधर पे कितना आया? 2 आएगा ना, बिल्कुल सही। यहाँ पे कितना आ गया? 2, 4 पंचे 20, बचा कितना? 2, दशमलव लगेगा, 0 आएगा, 4 पंचे 20। इस तरीके से देखिए क्लोरीन का जो आ रहा है औसत परमाणु भार क्रमांक, परमाणु भार कितना आ रहा है? 35.5। और यदि आप बोलेंगे इसका परमाणु भार कितना होगा, तो 35.5 इकाई, यानी कि उसमें 1.67 × 10⁻⁻27 का गुणा करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में जी?
ठीक है, नोट कर लो इसको, ये नोट करिए इसको। तो इतना आ गया है इसका, तो यदि इतने इकाई आ गया है इसका भार। भैया आपके हाथ में नहीं है बदलना रेशियो। नंबर वन, उपलब्धता बदलना आपके हाथ में नहीं है। उपलब्धता बिल्कुल तय है कि किसी सैंपल को जब निकाला जाता है, समझ में आया ना, किसी सैंपल को जब निकाला जाता है और आपको पता परसेंटेज कभी बदलता नहीं है ना। परसेंटेज आप एग्जैक्ट संख्या बदल सकते हो मगर परसेंटेज कभी बदलता नहीं है। यस, हाँ बिल्कुल होगा। चाहे आप 50 ग्राम लोगे तो आप 50 ग्राम में आपको 35% दिख जाएगा। आप 100 ग्राम नमूना उठाओगे तो आपको 35% दिख जाएगा। मतलब फिक्स है। समझ में आया ना भाई साहब। जैसे आपने कोरोना टेस्ट करवाया, 100 लोगों का कोरोना टेस्ट किया तो 10% में कितने लोग आए? 10 लोग पॉजिटिव निकले आए। 200 लोग ले लिए, कितने ले लिए? तब भी कितने निकले? 20। तो तब भी तो 10% हुआ ना। ज्यादा बढ़ाते भी जाओगे तो परसेंट बदलने वाला, मतलब परसेंटेज तो उतना ही मिलेगा, कंसंट्रेशन तुमको उतना ही मिलेगी चाहे कुछ भी कर लो। समझ गए ना? समस्थानिक हो गए हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, समस्थानिक के बाद अगला टॉपिक लिखिए समभारिक। समभारिक, समस्थानिक हो गया है, अब समभारिक। नाम से स्पष्ट हो रहा है समभारिक, इंग्लिश में इनको आइसो बार कहते हैं। बार। समस्थानिक, समस्थानिक को क्या बोल रहे हैं भाई? समभारिक बोल रहे हैं ना। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोन। अब समभारिक लिखिए, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न तथा न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। अब देखो, परीक्षा बोर्ड 2023 में इसकी परिभाषा गलत दी गई है। ठीक है, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहा हमने? प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न तथा न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। अब भाई, अगर प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी, तभी तो भार समान होंगे, है ना। आइए देखते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो यहां पर याद रखिएगा समभारिक में एटॉमिक मास यानी ए जो है सबका सेम होगा। ए क्या होगा? सेम, समान। मगर जेड क्या होगा? डिफरेंट। जेड क्या होगा? डिफरेंट, यानी अलग अलग। समझ रहे हो? बदल दो ना तत्व। हमने विभिन्न तत्व लिखवाया भी है, देखिए विभिन्न परमाणु। हाँ, विभिन्न तत्व है, एक तत्व के कैसे समभारिक हो जाएंगे भाई, है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं 6C14 और कार्बन C14। ये देखिए, ये कार्बन का ये कार्बन का जो रेडियो आइसोटोप है 6C14। ये क्यों भाई? यही तो 7N है बेटा, गलती हो गया, 7N14। हाँ ठीक ना। नाइट्रोजन का देखो भार कितना है? 14 है। कार्बन का भार कितना है? दोनों के भार समान है। इनको क्या कहेंगे? समभारिक। ये क्या कहलाएंगे जी? समभारिक कहलाएंगे। हाँ, जिनके परमाणु भार क्रमांक समान होते हैं या न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है। हाँ देखिए यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे बात करूं, प्रोटॉन कितने होंगे? 6। प्रोटॉन कितने होंगे? 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। टोटल बोलो ए कितना आ गया? 14 है। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। और टोटल ए कितना आ गया? समझ में ना?
तो देखिए दोनों के प्रोटॉन क्या हैं, अलग अलग, दोनों के न्यूट्रॉन भी क्या हैं, अलग अलग, समझ रहे हो, परंतु दोनों के न्यूक्लियॉन क्या हैं, समान, मतलब कोई कम तो कोई ज्यादा, मगर मिल करके क्या कर दिया, समान कर दिया। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, इनको बोलते हैं अपन समभारिक। चलिए ये देखिए जी, 18 आर्गन 40, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 आर्गन है और 40 है, और 20 Ca 40। देख लीजिए यहां पे, बताइए कितने प्रोटॉन, यहां पर कितने प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन यहां पे है, यहां पे कितने न्यूट्रॉन, यहां पर कितने न्यूट्रॉन, ठीक है ना। देखिए प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन बढ़ गए तो न्यूट्रॉन क्या हो गए, का घट गए, और मगर एटॉमिक मास ए, भार क्रमांक, इसका परमाणु भार क्रमांक कितना है, और इसका भी ए कितना है, 40। तो ये कहलाते हैं क्या, समभारिक। नोट कर लीजिए। चलिए अगला लिखिए सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक के बाद संभारिक, संभारिक के बाद सम न्यूट्रॉनिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक। हाँ बिल्कुल, नाभिक के प्रकार में ही लिखिए, सम न्यूट्रॉनिक। लिखिए विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, हाँ विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। उदाहरण के लिए चलिए उदाहरण देखिए, 3Li7, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 7, 3Li7, इसको लेफ्ट में भी कई बार लिखते हैं, 3 लिथियम 7, और कौन सा, बेरिलियम का 4 परमाणु क्रमांक और भार क्रमांक है 8, 4Be8, 4Be8। चलिए देखिए यहां पे बात करूं, यदि मैं प्रोटॉनों की संख्या, बोलिए प्रोटॉन कितने हैं, इसमें कितने हैं, अच्छा यहां पे न्यूट्रॉन देखिए कितने हैं, 7 में से 3 गए 4, है ना, और यहां पे भी कितने हैं बोलिए, 4। यदि मैं बात करूं न्यूक्लियॉनों की, ए मतलब न्यूक्लियॉनों की संख्या, 3 + 4 कितना, और 4 + 4 कितना, 8। तो ये देखिए मेन मुद्दा अपना ये है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है इसलिए इनको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है जी। तो अभी तक की पढ़ाई में आपके सामने 3 प्रकार की स्थितियां आई हैं जो आगे जा करके रेडियो एक्टिविटी का आधार बनने वाली हैं। एक तो आपको मिली है n = p, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान, दूसरा n > p, और तीसरा मिला है n < p, मतलब प्रोटॉन ज्यादा न्यूट्रॉन कम, प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन ज्यादा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, बराबर है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की इस प्रकार के बदलाव के कारण कई और घटनाएं होती हैं, और अस्थायी नाभिक, अभी आपके सामने आएगा नाभिक के प्रकार, नाभिक के प्रकार। तो एक अस्थायी नाभिक जो होता है, अस्थायी नाभिक जो हुआ करता है वो कुछ मूल कणों का विकिरण करता है, जिसमें है अल्फा कण और क्या, बीटा कण। अगर अल्फा कण निकले या बीटा कण निकले बेटा, साथ में गामा किरण तो निकलेगी ही निकलेगी, साथ में गामा किरण तो निकलेगी ही निकलेगी। खट्टा खाओ या मीठा खाओ, बाद में सौंफ तो खा के जाना है होटल से, बोलो यस और नो, या पानी तो पीना ही है।
कुछ भी खाओ, अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, साथ में गामा तो निकलना ही निकलना है। समझ गए? तो ये जो कहलाएगा नाभिक, अस्थाई नाभिक अपने आप को स्थाई करने के लिए, अस्थाई नाभिक अपने आप को स्थाई करने के लिए विकर्ण छोड़ेगा, अल्फा के कण छोड़ेगा, बीटा के कण छोड़ेगा और साथ में गामा का विकर्ण छोड़ेगा। इस घटना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविता। क्या बोलते हैं? एक्टिविता। समझ गए? ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिविता की घटना दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थों को हम रेडियोधर्मी पदार्थ बोला करते हैं। और रेडियोधर्मिता की, रेडियो एक्टिवनेस की सबसे पहली जो पता लगाया था, किसने लगाया था? हेनरी बैकोरेल। हेनरी बैकोरेल, है ना, हेनरी बैकोरेल ने पता लगाया था। इसलिए रेडियो एक्टिविता को नापने की इकाई भी है बैकोरेल। क्या नाम है? बैकोरेल से ही रेडियो एक्टिविता को नापा जाता है कि कोई कितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। समझ गए ना? इसको नापने की इकाई रेडियो एक्टिविता को बैकोरेल हुआ करती है। और हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविता क्या होती है। चलिए अगला टॉपिक लिखिए। इसको एक बार और बता दूं, ये मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि आपने 3 प्रकार के नाभिक के दर्शन करे हैं यहां पर अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया। एक जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम। समझ गए ना? एक जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है। दूसरा आपने देखा है जिसमें न्यूट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है। और तीसरा देखा जैसे ये, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? दोनों इक्वल इक्वल है। जैसे ये देख लो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल। इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन, और कई जगह आपने देखा कि जहां पर प्रोटॉन ज्यादा था और न्यूट्रॉन कम था। 3 प्रकार के नाभिक आपने देख लिए। बस ये 3 प्रकार के नाभिक ही एग्जिस्ट किया करते हैं। समझ गए ना? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो आधार है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में जो खेल हो रहा है, एक्चुअली यही खेल जाकर के बाद में इस बात को जन्म देता है कि कोई नाभिक स्थायी है या नहीं है, अस्थायी है। तो जो नाभिक स्थायी हैं वो बहुत मजे में है, परंतु जो नाभिक अस्थायी हैं वो स्थायी होने के लिए एक घटना दिखाते हैं। उस घटना के दौरान क्या करते हैं? वे नाभिक स्वयं के द्वारा अल्फा कण छोड़ेंगे, बीटा कण छोड़ेंगे। समझ में आया ना? अल्फा छोड़ेंगे, बीटा छोड़ेंगे, और अल्फा छोड़े या बीटा छोड़े साथ में गामा किरण जरूर निकलेगी। समझ में आया?